हेलो स्टूडेंट, द बायोवर्स चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको यूट्यूब पे पूरा पढ़ाएंगे, तो इसका जो सबसे पहला चैप्टर होता है जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का, जो कि आपको आना चाहिए, दैट इज सेल। सबसे बेसिक यूनिट है सेल। हम इस पूरे प्लेलिस्ट में आपको सेल के पूरे पार्ट्स पढ़ाएंगे। सेल्स क्या होते हैं, उसके कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल हैं। कई पार्टों में आएंगे लेक्चर्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। आप सभी पार्टों को लाइन से देखिएगा, सीक्वेंस से देखिएगा, तभी चीज़ें आपको क्लियर से समझ में आएगी। तो चालू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का, दैट इज सेल। सेल बायोलॉजी, सेल के बारे में हम कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, चालू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करें डेफिनेशन और हिस्ट्री की बात करें कि सेल की डेफिनेशन क्या होता है, सेल होता क्या है। तो सेल क्या है आपका? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी सेल वो सबसे छोटी इकाई होती है आपकी शरीर की, जिससे हमारी बॉडी में जो भी स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जो भी काम हमारे बॉडी में चल रहा है, वो सब कौन कर रहा है? आपका सबसे छोटी यूनिट आपकी बात करें तो सेल। ठीक है, इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले डिस्कवरी जो सेल की थी वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, जिन्होंने डेड सेल को ऑब्जर्व किया था इन कॉक सेल, है ना। कॉक सेल में इन्होंने पहली बार क्या किया था? सेल को दिखा था, वो भी कंपार्टमेंट में। किस फॉर्म में दिखाई दिया था इन्हें? कंपार्टमेंट, जैसे कमरे होते हैं उसी प्रकार से इनको क्या दिखाई दिए थे? से सेल्स दिखाई दिए थे। ठीक है, तो इन्होंने इसके बारे में बताया था। सेल के बारे में पहली बार रॉबर्ट हुक ने कि सेल क्या होता है, कहाँ दिखा था? डेड सेल में, दैट इज कॉक सेल में। इसके बाद जो लिविंग सेल है, पहली बार जो जीवित सेल है उसको किसने देखा था? पहली बार एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया था। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट महत्ववाद कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सेल को पहली बार डिस्कवर जरूर किया था, लेकिन वो जो सेल उन्होंने डिस्कवर किया था दैट इज डेड सेल। कौन सा सेल था? डेड सेल। जबकि एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने पहली बार लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद सेल में प्रेजेंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे भी आएंगे लास्ट में हम। तो न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी? आपके रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। उसके बाद कुछ सेल थ्योरी दी गई थी कुछ साइंटिस्ट के द्वारा, जैसे हम सेल थ्योरी कहते हैं। उन्होंने सेल के फंक्शन, सेल का अराइजन कैसे होता है, सेल कैसे अराइज होते हैं, एक से नया सेल कैसे बनता है, इन सभी के बारे में सेल थ्योरी दी गई थी। तो सेल थ्योरी जिसने दी थी वो थे आपके शिल्डन एंड स्वान। 2 साइंटिस्टों ने क्या दी थी? सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। इन्होंने क्या बोला था कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस वर्ल्ड में, वो सभी किससे बने हुए हैं? आपके सेल से बने हुए हैं। याद रखना, सबसे पहला पॉइंट सेल थ्योरी का क्या था? शिल्डन स्वान ने दिया था कि इट स्टेटेड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बने हुए हैं? सेल से मिलके बने हुए हैं। दूसरा इन्होंने बताया था कि बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहे हैं या जो भी प्रोडक्ट बन रहा है बॉडी में, वो सब कौन करा रहा है? आपका सेल करा रहा है। बिल्कुल करा रहा है। आपका रेस्पिरेशन हो गया, आप ऑक्सीजन O2 जा रहा है, कहाँ जा रहा है? सेल के अंदर जा रहा है। ग्लाइकोलिसिस चल रही है, कहाँ चल रही है? सेल के साइटोप्लाज्मा में चल रही है। एटीपी बन रही है, कहाँ बन रही है? सेल के अंदर। तो यानी जो भी फंक्शन है, जो भी प्रोडक्ट आपके बॉडी में बन रहे हैं, वो सभी कौन बनाता है? आपका सेल बनाता है। तो ये 2 पॉइंट दिए थे शिल्डन एंड स्वान ने, जिसे हम कहते हैं सेल थ्योरी। उसके बाद एक और थ्योरी थी, मॉडिफाई मॉडर्न सेल थ्योरी। सेल का फंक्शन इन्होंने बताया कि सेल आपके जो भी बॉडी के काम होते हैं सभी सेल कर रहा होता है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं, लेकिन सेल अराइज कैसे होते हैं? एक से नया सेल कैसे बनता है? तो इसके बारे में जो रेडोल्फ विर्चो थे उन्होंने बताया था मॉडर्न सेल थ्योरी। उन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी प्रपोज की थी। किसने दी थी? आपके रेडोल्फ विर्चो ने मॉडर्न सेल थ्योरी प्रपोज की थी। उन्होंने ये बोला था कि जो सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। मतलब अगर ये एक सेल है तो इसी से डिवाइड होकर एक नया सेल बनेगा। ये ओल्ड सेल हो गया और ये क्या हो गया? आपका न्यू सेल। ये किसने बताया था? आपके रेडोल्फ विर्चो ने मॉडर्न सेल थ्योरी दी थी। 2 चीजें तो शिल्डन स्वान ने बता दी थी, लेकिन न्यू सेल का फॉर्मेशन, जो नया सेल बन रहा है, वो कैसे बन रहा है, इसके बारे में रेडोल्फ विर्चो ने बताया था। मॉडर्न सेल थ्योरी दी थी। उन्होंने बोला था कि जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी पुराने सेल से ही नए सेल बनते हैं। ठीक है, उसके बाद साइज की बात करें कुछ, सबसे स्मॉलेस्ट सेल याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है माइकोप्लाज्मा, जिसे हम पीपीएलओ कहते हैं। मिसलिनियस बैक्टीरिया है, इसमें क्या नहीं होती? सेल वॉल नहीं होती। ये लियोमॉर्फिज्म शो करता है, यानी फंक्शन के अकॉर्डिंग इसका शेप चेंज हो जाता है। तो सबसे छोटा जो साइज होता है वो किसका होता है? आपके माइकोप्लाज्मा का। 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर इसकी क्या होती है? साइज होती है। सबसे लार्जेस्ट सेल कहते हैं ऑस्ट्रिच का एग, है ना। शुतुरमुर्ग का अंडा काफी फेमस है, बहुत छोटी सी चीज है ना, फिर भी आपको पढ़ाई जाएगी। दैट इज सबसे लार्जेस्ट सेल, याद रखेंगे ऑस्ट्रिच एग। सबसे स्मॉलेस्ट सेल दैट इज माइकोप्लाज्मा। अब उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, जो सेल के साइज को
अफेक्ट करते हैं, यानी जो सेल का साइज है, अब सेल डिवाइड तो हो रहा है, एराइज बन भी रहा है, अब ऐसा नहीं है कि सेल बहुत बड़ा हो जाए या सेल बिल्कुल भी ना हो, तो इसकी एक फिक्स साइज होती है, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू ग्रो करता जाए। एक कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इस साइज को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहला फैक्टर याद रखेंगे, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो यानी N/C रेशियो। ये कैसे कंट्रोल करता है? मान लो आपका ये सेल है, सॉरी, इसका न्यूक्लियस है। अब सेल का साइज इतना बड़ा ना हो जाए कि जो न्यूक्लियस है इससे जो भी चीजें सेल को देनी है वो ना पहुंच पाए। मान लो अगर न्यूक्लियस छोटा रह जाए और सेल बहुत बड़ा हो जाए, ऐसे में क्या होगा, जो न्यूक्लियस से जरूरत की चीजें हैं वो सेल के सभी पार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। या ऐसा हो जाए कि न्यूक्लियस बहुत बड़ा हो जाए, सेल छोटा रह जाए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला फैक्टर जो सेल की साइज को अफेक्ट करता है दैट इज N/C, दैट इज न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। यानी न सेल ज्यादा बड़ा होता न ज्यादा छोटा, क्योंकि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा के रेशियो को हमें मेंटेन करना है। ऐसा नहीं करना है कि साइटोप्लाज्मा बहुत हो गया और न्यूक्लियस छोटा रह गया। ऐसे में जो भी जरूरत की चीजें हैं वो साइटोप्लाज्मा से सेल तक नहीं पहुंच पाएंगी। तो सबसे पहला फैक्टर याद रखेंगे। दूसरा फैक्टर है रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म के अलावा सरफेस एरिया रेशियो, वॉल्यूम रेशियो। मतलब सेल का सरफेस एरिया ज्यादा नहीं होना चाहिए, याद रखेंगे, ठीक है। ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो क्या होगा, सॉरी, अगर हम क्या करेंगे, सेल का ग्रोथ कराते हैं, सेल बढ़ता है साइज में, तो जैसे मान लो ये कोई चीज है, इसकी साइज अभी कितना है 2:1, तो ये रेशियो मेंटेन रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये रेशियो बढ़ जाए कि अंदर का वॉल्यूम बढ़ गया तो सरफेस एरिया बढ़ा ही नहीं, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, सरफेस एरिया नहीं बढ़ता रहा है, तो इस चक्कर में अंदर से चीजें बाहर नहीं आ पाएंगी, ठीक है। सरफेस एरिया का काम क्या है, कोई ये जो सरफेस एरिया सेल के बाहर की जो ये सतह है, इसे हम क्या कहते हैं, सरफेस एरिया। तो ये सरफेस एरिया भी एक इसका और वॉल्यूम रेशियो का मेंटेन होना चाहिए जो सेल के साइज को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए फैक्टर जो कुछ सेल के साइज को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद शेप ऑफ सेल। सेल के कई प्रकार के शेप हो सकते हैं, जैसा ही आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये आपका बाइकॉनकेव शेप हो गया। कैसा शेप हो गया, बाइकॉनकेव शेप बना है आरबीसी। ये आपके व्हाइट ब्लड सेल्स, अलग अलग प्रकार के शेप हो सकते हैं, कोई फिक्स शेप नहीं हो गया। ये कॉलमनर एपिथेलियम सेल है ना, कॉलमनर मतलब इलोंगेटेड सेल है। इसके अलावा ये न्यूरॉन हो गया, ब्रांच सेल है ना, आपने न्यूरॉन पढ़ा है ना, ब्रांचिंग होती है न्यूरॉन में ऐसी, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन होता है। ये हो गया आपका ट्रैकियाइड सेल, इलोंगेटेड सेल। ये हो गया आपका मेसोफिल सेल, प्लांट्स में पाए जाते हैं। यानी सेल का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन सेल का शेप वेरी कर सकता है, ठीक है। जैसे स्मूथ मसल सेल का होता है बंडल शेप, ठीक है, दिस इज स्मूथ मसल सेल, ठीक। इसके अलावा आपका ये क्या हो गया, स्केलेटल मसल सेल। इसका किसका हो गया, ये स्केलेटल। यानी सेल का जो शेप है वो फिक्स नहीं हो सकता है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन शेप ऑफ सेल वेरी कर जाता है। यानी जैसा सेल का शेप होगा उस हिसाब, जैसा सेल का फंक्शन होगा उसी प्रकार का सेल का शेप होगा, ठीक है। आगे बढ़े। उसके बाद टाइप ऑफ सेल, क्या बात करते हैं, टाइप ऑफ सेल की बात करें तो दो टाइप के सेल होते हैं। कितने टाइप के सेल होते हैं आपके, दो टाइप के याद रखेंगे। टाइप ऑफ सेल की बात करें तो एक होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक सेल, एक क्या होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स, एक होते हैं आपके यूकैरियोटिक सेल। ये किस आधार पे बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट मतलब होता है, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, याद रखेंगे, कैरी ये ग्रीक वर्ड है। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मीन्स ओल्ड, पुराना, और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, ग्रीक वर्ड है। ऐसे सेल्स जिनका जो न्यूक्लियस हो वो क्या हो, ओल्ड फैशन यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस ना हो, उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक बार फिर से सुनेंगे। ऐसे सेल्स जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप ना हो, प्रो मीन्स प्रिमिटिव मीन्स होता है ओल्ड, या कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। ऐसे सेल्स जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप ना हो उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। बात करें यूकैरियोटिक सेल की, किसकी बात करें, यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, ऐसे सेल्स जिनका न्यूक्लियस क्या हो, एडवांस हो यानी वेल डेवलप्ड हो। न्यूक्लियस के आधार पे हमने दो टाइप के सेल बांटे, सीधा सा हिसाब लगाइए। जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, ओल्ड है, उन्हें हम प्रोकैरियोट्स कह रहे हैं। जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप है, एडवांस है, उसे हम यूकैरियोटिक कह रहे हैं। इसमें यू मीन्स होता है एडवांस, यू मीन्स होता है एडवांस, और कैरियन मीन्स आप सबको पता है दैट इज न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो हमने सेल बांटा है वो किस आधार के बांटा है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आधार पे हमने प्रोकैरियोट सेल्स और यूकैरियोट सेल बांटे हैं। जिसका न्यूक्लियस
ओल्ड होता है, वेल डेवलप नहीं होता है, उसे प्रोकैरियोट्स कहते हैं। जिनका न्यूक्लियस एडवांस होता है उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो हमने क्या किया है, सेल को दो हिस्सों में बांटा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियस। ठीक है, यही क्लासिफिकेशन आपका लिखा हुआ है, डिफरेंस लिखे हुए हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। एक बार अपन इसको पढ़ते हैं, चीजें क्लियर हो जाएंगी बहुत आसानी से। सबसे पहले बात करें अगर डेफिनेशन की, तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, सेल विदाउट अ ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस मतलब ओल्ड फैशन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, जबकि यूकैरियोटिक में क्या होगा, सेल विद अ ट्रू न्यूक्लियस। क्या होगा, सेल विद अ ट्रू न्यूक्लियस। उसके बाद न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, मतलब अगर हम सेल प्रोकैरियोट का भी स्ट्रक्चर देखेंगे, सेल का किसका देखेंगे, प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चर, तो इसके सेल में क्या होता है, आपके न्यूक्लियस जो होगा वो कहीं कोने पे पड़ा होगा, एक सर्कुलर डीएनए होगा, ना इसका कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, ना न्यूक्लियोप्लाज्मा होगा, ना न्यूक्लियर पोर होगा, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसमें आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मैंने पहले ही बोला था। साइज, इनकी साइज स्मॉल होती 1 से 10 माइक्रोमीटर, इसकी साइज लार्ज हो सकती 10 से 100 माइक्रोमीटर। जेनेटिक मटेरियल इसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, जबकि इसमें क्या होता है, प्रॉपर अरेंज होता है डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन। जब न्यूक्लियस पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको बताएंगे। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब लाइसोसोम, ये सब क्या होते हैं, आपके एब्सेंट होते हैं किसमें, प्रोकैरियोट्स में, जबकि ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्गी बॉडी एक्सेट्रा। राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होता है, बस याद रखना इसमें 70S राइबोसोम होता है, जबकि इसमें क्या होता है, आपका 80S राइबोसोम होता है। इसकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, यूजली पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। इसमें प्लांट्स में सेल वॉल होती है जो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। फंजाई में सेल वॉल होती है काइटिन की, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। मोड ऑफ सेल डिवीजन, मोड ऑफ सेल डिवीजन जो है इसमें बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। इसमें क्या होता है, माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू सेल का डिवीजन होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर देखिए प्रोकैरियोटिक सेल का, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, बैक्टीरिया। क्या होते हैं एग्जांपल इसके, बैक्टीरिया। जबकि यूकैरियोटिक का सभी प्लांट सेल हो गए, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये सभी क्या है, आपके यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, एक और डिवीजन होता है सेल का ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर। नंबर ऑफ बेसिस के आधार पे, नंबर ऑफ सेल के आधार पे दो टाइप के सेल होते हैं, याद रखना। एक होते हैं यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल से बने होते हैं, और एक होते हैं आपके मल्टी सेलुलर जो मल्टीपल सेल से बने होते हैं। यानी दो टाइप के सेल होते हैं आपके, एक यूनिसेलुलर सेल और एक मल्टी सेलुलर सेल। यूनिसेलुलर सेल वो होते हैं जो सिंगल सेल के बने हो, यानी जो सिर्फ एक सेल से बने हो। मल्टी सेलुलर सेल वो होते हैं जो मल्टीपल सेल से बने होते हैं, उन्हें हम मल्टी सेलुलर सेल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। किसका स्ट्रक्चर है ये, आपका प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या क्या पार्ट है देखते हैं। सबसे पहला पार्ट इसका हमने सेल वॉल देखा, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होगी क्या होगी, आपकी सेल वॉल होगी। ये जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर दिख रही है, दिस इज सेल वॉल। इसकी बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन, इसके बारे में माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे जब बैक्टीरिया एग्जांपल है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाइए, पेप्टाइडोग्लाइकन। कभी कभी क्या होता है, सेल वॉल के बाहर एक एडिशनल लेयर पाई जाती है जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सूल। सभी बैक्टीरिया में नहीं होती, कुछ ही बैक्टीरिया में ये कैप्सूल पाई जाती है। इसके अलावा फिर इनर मोस्ट जो ये ऑरेंज कलर की बनी हुई है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कौन सी सेल वॉल है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा अब अंदर की बात करें तो इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहला तो साइटोप्लाज्मा होगा, चाहे प्रोकैरियोट सेल हो चाहे यूकैरियोट हो, साइटोप्लाज्मा दोनों में होगा। उसके अलावा इसमें राइबोसोम्स होंगे, क्या होंगे, राइबोसोम्स, जो कि 70S टाइप के होंगे। कौन से टाइप के होंगे, 70S टाइप के। इसके अलावा इनमें इंक्लूजन बॉडी होती है, जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एंजाइम्स, प्रोटीन सब स्टोर होते हैं। उसके अलावा इसमें ये जो डीएनए दिख रहा है, दिस इज द न्यूक्लियोइड। इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, यानी सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, ये जो बना है बीच में। इसके अलावा किसी किसी में क्या प्रेजेंट होता है, आपका प्लाज्मिड। जरूरी नहीं है सभी में प्रेजेंट हो, जिसमें प्रेजेंट हो तो उसे हम पॉजिटिव स्ट्रेन बैक्टीरिया बोलते हैं, जिसमें नहीं होता तो नेगेटिव स्ट्रेन। इसके अलावा इसमें ये स्ट्रक्चर होता है हेयर लाइक अपेंडेज, जिसे हम फ्लैजिलम कहते हैं, फ्लैजिला, जो कि बैक्टीरिया को मोटाइल यानी मोटिलिटी, लोकोमोशन और मूवमेंट में मदद करता है। जबकि ये जो
हेयर लाइक प्रोजेक्शन अराइज हो रहे हैं आपके बैक्टीरिया के सेल वॉल से, इसे हम कहते हैं पिलस या पिलाई, जो कि या इन्हें फिम्बरी भी कहते हैं, जो कि इनको अटैच होने में मदद करता है कहीं भी किसी भी सरफेस में। इसके बाद लास्ट है आपका मीसोसोम। मीसोसोम प्रेजेंट होता है आपके फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से ये मीसोसोम का निर्माण होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह एक्टिविटी करते हैं, जैसे आपके सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, सेम एक्टिविटी आपकी मीसोसोम करता है। इसके अलावा ये सेल डिवीजन में भी मदद करता है। ठीक है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। क्या क्या पार्ट है? सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कैप्सूल, कभी कभी साइटोप्लाज्मा होगा, राइबोसोम होगा, इंक्लूजन बॉडी होगी, न्यूक्लियोइड होंगे, प्लाज्मिड होगा, पिलाइज होंगे और फ्लैजिला होंगे और मीसोसोम। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद का बात करें यूकैरियोटिक सेल। किसकी बात करते हैं? यूकैरियोटिक सेल। ये एक एनिमल सेल का एग्जांपल है। आपको जिसको पढ़ना है, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको प्लांट्स के बारे में नहीं, एनिमल सेल्स के बारे में ज्यादा पढ़ना है। क्या क्या होता है इसमें? सेल वॉल एब्सेंट होती है, सबसे बाहर जो लेयर होती है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भरा होता है उसे हम साइटोप्लाज्मा कहते हैं। साइटोप्लाज्मा में क्या होंगे? सेल ऑर्गेनेल होंगे। कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल होंगे? इन सभी सेल ऑर्गेनेल के बारे में अलग अलग डिटेल में आपको पढ़ना है। सबसे पहला जो ये बना है दैट इज न्यूक्लियस। क्या है ये? न्यूक्लियस। इसमें क्या क्या होता है? आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस है ना। यहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर होंगे। क्या होंगे? क्रोमेटिन फाइबर्स। इसके अलावा जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में ये जो खाली स्पेस है इसको कहते हैं क्या? न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होगा। ये सभी स्ट्रक्चर मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। क्या क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन फाइबर और न्यूक्लियर पोर। ये सभी स्ट्रक्चर मिलके क्या करते हैं? न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। इससे जो बल्ज होकर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं क्या? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो टाइप के होते हैं, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच हो। अगर राइबोसोम नहीं अटैच होता तो उसे स्मूथ क्या कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अलावा यहाँ पे गोल्जी बॉडी होती है। क्या प्रेजेंट होती है? गोल्जी बॉडी। ये जो स्ट्रक्चर बना है दिस इज गोल्जी बॉडी। इसके अलावा इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या प्रेजेंट होते हैं? माइक्रोकॉन्ड्रिया। ये स्मॉल सर्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम पेरोक्सी, इनके बारे में अलग से डिटेल लेक्चर आएगा हर एक सेल ऑर्गेनेल के बारे में, स्टार्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियस तक पूरा स्ट्रक्चर बाहर से अंदर तक पूरा जाते जाएंगे और एक एक सेल ऑर्गेनेल को डिटेल में बताएंगे। उसके अलावा इसमें क्या होगा? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, जिसमें क्या होंगे? राइबोसोम अटैच नहीं होंगे। सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। पॉलीराइबोसोम, राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। कुछ फ्री राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो ये सभी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं आपके एनिमल सेल में, या सीलिया प्रेजेंट होता है और यहाँ पे लाइसोसोम भी प्रेजेंट होती है। ये सभी सेल और माइक्रोट्यूब्यूल, ये जो सिंगल स्ट्रेट लाइन जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दिस इज, ये सभी प्रेजेंट होते हैं आपके यूकैरियोटिक सेल में। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो आज ये हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ सेल बायोलॉजी का पहला लेक्चर था। हम कल नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे आपसे वापस से, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे सभी सेल ऑर्गेनेल के बारे में, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल आपके बॉडी में पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियस तक सभी सेल ऑर्गेनेल को डिटेल में डिस्क्राइब किया जाएगा हमारे चैनल पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए। ये जो कंटेंट है ये आपको और दूसरे चैनलों में कम ही मिल पाएगा, जितना मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है, फिर भी हम अपनी ट्राई कर रहे हैं बेस्ट देने की। थैंक यू सो मच।